गुड इवनिंग। पेपर 2 डिस्कस करना, राइट? वन और मोर क्वेश्चन 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 6। हैप्पी दशहरा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट? क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 में? अरे ये तुम ग्राफ भूल गए यार। वन का सी पार्ट कैसे हो सकता है? कैसी बात कर रहे हो? सी एंगल π/2 आता है, कॉस सी 0। समझ गए? तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को याद आ गया कि सर ये वो ग्राफ का प्रॉब्लम है जो आप साइन स्कीम से बनाया करते थे। तो मैं सिर्फ एक ऑप्शन चेक करके बताऊंगा, इसका आंसर बी और सी है ना, तो मैं बस तुमको ऑप्शन बी है ना, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहिए मुझे। तो ए देन सी देन बी। कुछ लोगों को फिर याद है साइन स्कीम, प्लस माइनस है ना। सी पर ग्राफ इंफिनिटी। नाउ एट माइनस इंफिनिटी फंक्शन यहाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस इंफिनिटी से आएगा ए पर। और फिर तुम जानते हो ना कि सर एवरी वाई वैल्यू आर नॉट मोर देन 2x। कोई भी वाई वैल्यू 2 से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए। ग्राफ माइनस इंफिनिटी से आया 0, सी पर इंफिनिटी चला गया, अगेन नेगेटिव, बी पर 0 आया और फिर ये इंफिनिटी चला गया। बस तो कुछ ऐसा ग्राफ होना पड़ेगा। बस तो क्लियर दिख गया कि सर फ्रॉम ग्राफ रेंज इज आर। बाकी जो लोग ग्राफ बनाना नहीं चाहते वो लोग डिस्क्रिमिनेंट से कर लें कि सर जैसे रेंज के क्वेश्चन बताए थे उस तरह से किए थे। 7th क्वेश्चन यार पता बहुत इजी था। ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है ना, सही है ना? ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो x प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने सिंपली x को माइनस बी पुट कर दिया, x को माइनस सी पुट कर दिया। केवल एक को पुट करो क्योंकि माइनस बी या माइनस सी पर एक ही कंडीशन बनेगी। तो अगर मैं माइनस बी पुट करता हूं तो ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत किए हुए। माइनस बी -12 प्लस 2 इज 0। ठीक है ना? तो सी के लिए तुमको दोबारा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी बी आएगा ना वही सी भी आएगा। तो बस अब कुछ लोग समझ गए कि प्लस प्लस -2। अब तो तुम लोग को इतनी तो अकल होगी सर केस बना बना के, है ना। -2 1 1 -2 2 -1 -1 2। बस और कोई केस तो होना नहीं है, तो उससे बस बी निकालते चले जाओ। छोड़ दूं कि सर बी -13 आ गया, नहीं -11 आ गया, है ना। साइमल्टेनियसली ए निकाल लो यार। अब तो बस ए इक्वल टू पता नहीं कितना आ गया, -2 -b 9। तो साइमल्टेनियसली यू कैन ऑब्टेन। तो और सी जो भी बी आएगा वही सेम सी भी आएगा, है ना। समझ पा रहे हो ना? तो मेरे ख्याल से निकाल लेना कि सर ट्रिपलेट जो है, मैं बस बता देता हूं कितने ट्रिपलेट मैंने आंसर किए थे। नंबर ऑफ ट्रिपलेट थे इसके 8 ट्रिपलेट्स आंसर आए थे। क्वेश्चन नंबर 10। 4 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लल्लू था यार। t + 1/t = 2a। 10th क्वेश्चन का मतलब है 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, राइट। फ्रॉम पॉइंट P to a circle of radius 5, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मतलब डायरेक्टर सर्किल। ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया था मैंने।
मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि 5, दिस ऑल्सो 5, तो कुछ लोग समझ गए कि सब ये स्क्वायर बन गया है ना, तो ये पूरा स्क्वायर बन गया 5 5 5। नाउ इट सेज कि एनी पॉइंट m ऑन आर्क टेंजेंट ड्रॉन मीट एट, ये कॉन्टेक्ट को A बोला, B बोला, Q R, सही। अब तुमसे PQR का पेरीमीटर पूछ रहा है, तो तुमको एक ओरल सॉल्यूशन बताऊं, वन लाइन सॉल्यूशन। जिसको थोड़ी सी अकल है वो कहेगा सर ये जो ट्राइंगल है ना PQR, उसका ये एक्स सर्कल है, एक्स सर्कल, और एक्स सर्कल जो है, एक्स सर्कल, तो एक्स सर्कल के लिए मैंने कुछ बातें जो रटवाई थी उससे तुम कहोगे सर जो पीए है ना, पीए वो सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो यार तुमसे पेरीमीटर पूछा था तो आंसर ही खत्म हो गया। पीए की वैल्यू 5, आंसर इज 10। चलो, कुछ लोग समझ गए है ना, कई लोग समझ गए ना कि सर ये क्या था, जोक ऑफ द डे, ठीक है। हम्म, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने तो पेरीमीटर लिखा था पी क्यू प्लस क्यू आर, बस वो क्यू आर को थोड़ा सा इंटेलिजेंटली क्यू एम बोल देना, पी क्यू प्लस क्यू एम, है ना, प्लस एम आर प्लस पी आर, और फिर जो क्यू एम है ना उसकी बजाय क्यू ए लिख देना कि सर पी क्यू प्लस क्यू ए। और इसी तरह से जो आर एम है ना, आर एम को तुम आर बी बोल देना, तो पी आर प्लस आर बी, तो मेरे ख्याल से सेम फैक्ट पर पहुंच जाओगे कि सर पी ए प्लस पी बी आंसर आ गया। और पी ए प्लस पी बी तो तुम जानते हो। 11th क्वेश्चन जान के क्या करेगा भाई, तेरे को सर्किल की कंडीशन भी याद नहीं है क्या कि एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करना होता है ना, और फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर वाई स्क्वायर, तो उससे ये निकल आता है, ए निकल आता है, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब जब ए की वैल्यू आ गई तो तुम सर्किल लिख लेना, फिर आई एम श्योर कि जब एक बार सर्किल तुम्हारे नोन फॉर्मेट में आ जाएगा तो तुमको रेडियस भी निकालना आता है कि सर मैं रेडियस लिख पाया, और फिर रेडियस को इनइक्वालिटी कर देना तो उससे लैम्डा आ जाता है, लैम्डा एक अच्छा सा इंटरवल आ जाता है, ठीक है ना। अप टू 10 डन, राइट। नॉन ट्रिवियल की कंडीशन तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ओके, इंटीजर्स ओवर 13 मतलब सिग्मा। अरे बहुत लल्लू क्वेश्चन है भाई, नीचे पहचानो, स्कूल में पढ़ा है तुमने, a माइनस बी होल क्यूब, तो डिनोमिनेटर बन रहा है 4r² माइनस 1 का होल क्यूब। अब जो समझदार लोग हैं वो 4r² माइनस 1 को बोलेंगे 2r प्लस 1 क्यूब एंड 2r माइनस 1 क्यूब, ठीक है ना। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर ऊपर जो है ना वो 2r प्लस 1 क्यूब और 2r माइनस 1 क्यूब का ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ है, गॉट इट, बाई 2 भी आएगा, बाई 2, है ना। बस फिर तो तुम समझदार हो सर, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन कैंसिलेशन होता चला जाएगा। यार मैंने आंसर ठीक ही लगाया है ना, आई डोंट थिंक कि मैंने कोई आंसर में मिस्टेक की है, ठीक है। वो लाइंस पैरेलल करना आ रहे हैं, ठीक है ना, लाइंस पैरेलल होने पर भी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो मे भी तुमने कोई केस मिस कर दिया हो, खाली डेल्टा 0 नहीं करना था कॉन्करेंट, उसके अलावा लाइंस पैरेलल भी करने थे, तो उससे आता है आंसर। मैच द कॉलम, एनी डाउट, वेरी इजी, जल्दी पूछो, खत्म, बंद कर रहा हूं मैं इसे।
15, 16, 17, 18। 15 में तुमको फिर बुद्धू बना दिया गया। दो 3 लाइंस, 3 डिस्टिंक्ट लाइंस को 4 सर्किल कब टच करता है बताओ? 3 डिस्टिंक्ट लाइंस को 4 सर्किल टच, तो ऐसा तो ट्रायंगल में होता है ना, एक इन सर्किल और 3 एक्स सर्किल। समझ पा रहे हो? अब ये जो 4 रेडियस लिखे गए हैं, इसमें मानते हो सबसे छोटा रेडियस 3 है, तो मेरे ख्याल से तुमको इतनी अकल है ना कि सर जो सबसे छोटा रेडियस होता है वो इन रेडियस होता है, तो स्मॉल आर हो गया 3। समझ गए? अब मैंने सिंपली क्या था, थोड़े बहुत क्वेश्चन तुमने किए हैं ना, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसमें अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो सिग्मा R1 R2 243 है ना। तो मैंने सिंपली क्या किया था, स्मॉल आर नोन है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, देखना ये 1/R आ जाएगा। कुछ लोग समझ गए? तो 1/3। अब ये जो सिग्मा 1/R है ये बन गया सिग्मा R1 R2 अपॉन R1 R2 R3। मेरे ख्याल से क्यूबिक से तुम R1 R2 R3 की वैल्यू पुट कर लेना, तुमको थ्योरी ऑफ इक्वेशन आती है, तो इससे n निकल आएगा कि सर n ऑप्टेन हो गया। कुछ लोग समझ गए? ठीक है। अब मुझको ऐसा लगता है, अब इसमें अच्छा पार्ट बताता हूं, थोड़ा इंटेलिजेंट वाला पार्ट। मानते हो अगर n आ गया तो R1 R2 R3 प्रोडक्ट आ गया, ठीक, उसकी वैल्यू निकाल के रख लो कि सर R1 R2 R3 की इतनी वैल्यू। फिर मानते हो तुमने मुझे 1/R1 का सम बता दिया था कि सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है ना, इज 1/3। अब एक काम करो, क्या तुमको फील नहीं हो रहा है कि सर वो R1 R2 R3 को देख के मन में GM का फील आ रहा है, और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को देख के मन में फील HM का आ रहा है। तो एक बार जरा HM ट्राई करो कि सर HM निकाला और GM निकाला, ठीक है, तो जो HM और जो GM है ना वो बराबर आ जाते हैं। अब कई लोगों को पता है कि सर टर्म्स इक्वल कब होते हैं, HM बराबर GM कब होता है, व्हेन टर्म्स आर इक्वल। तो R1 R2 R3 तीनों निकल आए। कुछ लोग समझ गए कि हाँ सर निकल आया, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड R3, तीनों आ गए। डिस्कशन ओवर। आखिरी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बार कर चुके हो कि सर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कुछ लोग तो क्यूबिक ही क्रिएट कर देंगे, ऐसे ही करते हो ना कि सर वो अल्फा बीटा गामा प्रॉब्लम जो है हमने तो क्यूबिक क्रिएट कर ली थी, एक्स क्यूब माइनस पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर है ना, प्लस सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा बीटा तुम निकाल ही लोगे, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। आई एम श्योर कि तुम अल्फा बीटा गामा भी निकाल लोगे। जिन लोगों को अकल है वो समझ पा रहे हैं कि सर अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट भी निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ सिग्मा अल्फा क्यूब, ठीक है ना। बस तो क्यूबिक क्रिएट हो गई। तो अब जो अकलमंद लोग हैं वो कहेंगे सर देखिए समथिंग क्यूबिक आ गई, तो आपको पावर 4 का सम चाहिए ना, तो एक्स क्यूब को एक तरफ रखो, सबको एक तरफ ले जाओ, और फिर एक काम करो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x4 इक्वल टू क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस x। फिर लोग कहेंगे सर इसको अल्फा बीटा गामा पुट करके जोड़ दीजिए, तो सिग्मा अल्फा 4 इन टर्म्स ऑफ सिग्मा अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर सिग्मा सिग्मा अल्फा पुट करके निकल आएगा। तो कई लोग समझ गए ना, अरे इससे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्लास में कराए थे यार, है ना, तो इतने इजी एप्लीकेशन क्यों नहीं कर लोगे कि सर ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4, आपने तो फट से अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 करके क्या कहते हैं आइडेंटिटी बना दी होगी एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, और फिर कहा होगा 2 पुट कर दो और एक बार -2 पुट कर दो। सही है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में आ गया ना, है ना, कुछ लोगों को टू द पॉइंट, जो लोग जिन लोगों ने अटेम्प्ट प्रॉपरली किया हुआ है उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। और तो कुछ डिस्कशन है नहीं, है ना। एक प्रॉब्लम लास्ट क्लास में दिया था वो भी बता देता हूं, फिर कुछ नया कंसेप्ट पढ़ते हैं।
वो लास्ट क्लास का प्रॉब्लम क्या था यार? सम ऑफ नंबर्स आ गया ना? हम्म। सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स। सही है ना? यही था। 6 डिजिट नंबर। यार वैल्यू तो मुझे नहीं पता, बाकी गलत बता रहे हो वैल्यू। हाँ नहीं, मुझे पता है, लिखा हुआ आंसर। ठीक है ना? हाँ, अप्रतिम का आंसर सही है। मुझे लगता है अप्रतिम यही बेस्ट आइडिया है ना, कि सर 10 की पावर 0 जो आप करते हो वही करो, है ना? नो नीड टू डू एनीथिंग डिफरेंट। नाउ अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रिकी है, हालांकि उतना भी नहीं। किसी भी प्लेस पर 10 की पावर 0 प्लेस पर 2 विल अपीयर हाउ मेनी टाइम्स? है ना? 2 यहां कितने बार आएगा? ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कुछ लोग समझ गए? आई थिंक सेम विल हैपन विथ 2। किसी भी प्लेस में सर यहां पर 2 को इतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। तो मुझे लगता है 2 इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो कुछ लोग समझ गए कि सर 2 का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10 की पावर 0 प्लेस विल बी दिस। अभी मैंने सिर्फ 2 को निपटाया है, मैंने सारे 2 जिस भी प्लेस पर थे सारे 2 निपटा दिए। 2 इन 10 की पावर 0 प्लेस, 2 इन 10 की पावर 1 प्लेस, 2 इन 10 की पावर 2। मेरे ख्याल से बात लोगों को समझ आई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 3। जिस भी प्लेस पे तुमको रखना हो कि सर 3 का कंट्रीब्यूशन मुझे यहां बताओ, 3 इन दिस प्लेस हाउ मैनी टाइम्स? तो जो लोग समझदार हैं वो समझ चुके हैं कि सर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है? सही है ना? तो 3 का कंट्रीब्यूशन 10 की पावर 1। तो जो समझदार हैं दे विल से सर 3 इंटू दिस मच इंटू 10 की पावर 1। लेकिन अब समझदार लोग जानते हैं कि सर 10 की पावर 0 पर भी यही होने वाला है, तो चलो 3 का पूरा कंट्रीब्यूशन एट 10 की पावर 0 एट 10 की पावर 1 एट 10 की पावर 2 अप टू 10 की पावर 5। सही है? अब इसी तरह से 4 को भी निपटा दो, जिस भी प्लेस पर मर्जी हो कि सर 4 का कंट्रीब्यूशन किसी भी एक प्लेस पर फाइंड कर देते हैं। तो 4 हियर। तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो यार। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना? एक्सट्रीमली इजी। तो बस ठीक है, 4 का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी प्लेस। तो जो भी ये आंसर कैलकुलेट होके आएगा दैट इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर जो मेरे सामने लिखा हुआ है, आंसर है इसका कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 00। ये आंसर है इसका। बाकी कैलकुलेशन तो तुम लोग को खुद को कर लेनी चाहिए ना, कि सर बस आप तो कंसेप्ट बताओ, कुछ तो हम भी करेंगे, है ना? 5 सेकेंड्स क्विकली। था ना इजी क्वेश्चन? तो मेरे ख्याल से तुमने नोटिस किया ना कि सर सबसे अच्छा यही आइडिया होता है। बाकी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जिसको जो अच्छा लगे, कि सर मुझे तो वर्टिकली जोड़ने में ज्यादा इजी लगता है, वो वर्टिकली जोड़ ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
डन। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आइडिया है। खैर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉब्लम से बात को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डू आई मीन बाय डी अरेंजमेंट। बेसिकली इसका मतलब है गलत अरेंजमेंट, है ना, रॉन्ग अरेंजमेंट। तो लेट अस नो द मीनिंग बाय ए प्रॉब्लम। भी इसके आगे की बात भी लिखता हूं मैं, लेकिन एक बात तो अपन समझ ले कि सर इन वन एनवलप ओनली वन लेटर। ओके, डोंट से कि सर मैंने तो एक लेटर में एक एनवलप में 3 लेटर रख दिए। ठीक है, तो n लिफाफे हैं और n लेटर्स हैं। तुमको n लेटर्स को n एनवलप में प्लेस करना है एक मोमेंट, और दे आर ऑल एड्रेस्ड। हर लेटर पर एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक, अभी मैं इसके आगे क्या लिखने जा रहा हूं उस बात को भूल जाओ, मुझको बताओ जस्ट यहां तक अगर मैं बात पूछता हूं व्हाट इज योर टोटल नंबर ऑफ वेज। चलो, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज। ठीक है नक्षत्र देव, यार इतनी पीएनसी तो अब आई जानी चाहिए ना। तो जो लोग अभी भी नहीं बता पा रहे टोटल नंबर ऑफ वेज टू प्लेस एन लेटर्स इन एन एनवेलप, ठीक है, तो वो बेसिकली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी फ्यू आर सेइंग एन फैक्टोरियल, तो ओनली दे आर करेक्ट। ओके, हर एक लेटर का, ठीक है, एक करस्पॉन्डिंग एनवलप है। ठीक है, सो दैट नो लेटर अब एक बार पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, पहले नोट कर लो, देन आई विल क्लियर द पॉइंट। ओके, पहले इसको कॉपी करके, नहीं इतनी जल्दी आंसर मत करो, अभी मत करो, आई विल हेल्प। ओके, प्रॉब्लम को तुम लोगों ने समझ लिया, वेरी गुड देश। प्रॉब्लम को सबने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या चाहता है तुमसे, प्रॉब्लम का मीनिंग क्लियर है कि नहीं, है ना, कि सर देर आर 5 लेटर्स एंड देर आर 5 एड्रेस्ड एनवलप। हर एक लेटर का एक करस्पॉन्डिंग एनवलप है ना। ऐसा थोड़ी कि मेरा लिखा हुआ लेटर आप किसी भी एड्रेस में भेज दो, है ना। तो
every letter has its corresponding envelope. Okay. Problem is put them in such a way कि every letter is placed in wrong envelope. सारे के सारे लेटर तुमने गलत रख दिए, ठीक है ना। अब सोचो प्रॉब्लम को कि कैसे अप्रोच करना है। एक मोमेंट सोचो, फिर मैं बताऊंगा। चलो, आई गिव यू 60 सेकेंड्स टू थिंक। बिल्कुल सही बात, लेकिन जो कंसेप्ट तुम लिख रहे हो दीर्घ एंड पार्थ, वो कंसेप्ट किस जगह पर यूज करोगे कार्तिक? अरे, पर्सन ए का लेटर लखनऊ के एड्रेस पे जाना है, पर्सन बी का लेटर कोटा जाना है, पर्सन सी का लेटर दिल्ली जाना है। तो लेटर्स को प्लेस करो। सिद्धांत, अविरल, प्रिंस, ये जो भी लोग ये जो कंसेप्ट का नेम कॉल कर रहे हैं, ये कंसेप्ट किस जगह पर लिखा जाएगा? बिल्कुल सही देश है, वेरी गुड। पृथ्वी ऑल्सो। अब पृथ्वी ये जो तुमने, हाँ, तो मेरे ख्याल से तुम कंसेप्ट का नाम लिख सकते हो। तो मैं देख पा रहा हूं कि एक नहीं, कई लोग कंसेप्ट को पकड़ ले रहे हैं, ठीक है ना। उज्जवल, सुधांशु, तो कई लोगों ने आइडिया को पकड़ लिया है कि सर टोटल माइनस, ठीक है, टोटल माइनस व्हाट, टोटल तो ये हो गया। अब तुम इसमें क्या मिस्टेक समझते हो कि सर टोटल बेस बगैर बॉदर किए आप लेटर रख दो। अब इसमें मिस्टेक, क्या मिस्टेक है? ठीक है यश, तो एटलीस्ट वन लेटर करेक्ट। पार्थ, मेरे ख्याल से ये टर्म बोलना चाहिए कि अगर अगर एक लेटर भी आपने सही रख दिया ना, तो वो गलत है ना। तो लेटर्स को कुछ नेमिंग कर दो ना, लेटर 1, लेटर 2, लेटर N। तो इफ एनी लेटर इज करेक्टली प्लेस्ड इज रॉन्ग, सही। तो आई गेस मैं कुछ कॉल कर रहा हूं, है ना, क्योंकि तुम तो जानते हो कि सर एटलीस्ट वन लेटर इज करेक्टली प्लेस्ड। तो लोगों को एकदम से थॉट आया होगा कि यार ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन आने वाला है। तो सपोज आई कॉल लेटर 1, लेटर्स की नेमिंग कर दी, लेटर 1 इज करेक्टली प्लेस्ड, ये अपने खुद के एनवलप में प्लेस हो गया, है ना। L1 is placed in its own address envelope. So you understand, I am going to denote it by some event, let's say A1. Now अब तो तुम similar notations you can understand कि sir let us denote L2 is correctly placed by A2 event and so on, AN event. सही है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ
दीज इवेंट अगर एक भी अकर हुआ तो आंसर गलत है। तो आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ देम टू अकर, तो टोटल माइनस एटलीस्ट वन। तो तुम लोग समझते हो कि सर एटलीस्ट वन हैपन को घटा दीजिए नंबर ऑफ वेज। अब तो तुम फॉर्मूला लगाने में तो तुम बहुत स्मार्ट हो कि सर चलिए S1 लिखते हैं। S1 का मतलब है लेट अस फर्स्ट राइट A1, NA1, तो NA1। तो मेरे चलो तुम बताओगे, नहीं मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। टेल मी द वैल्यू ऑफ NA1। व्हाट इज NA1? बताओ भाई ऋषभ, अब पूछ रहा हूं मैं। NA1 इक्वल टू, अभिनव इज राइट। और कौन लोग है भाई? NA1। नहीं जो जो पूछा है मैंने दीर्षा गलत, जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ उतना का आंसर दो। व्हाट इज NA1? नक्षत्र। अरे रुको यार निशांत, थोड़ा स्लो लिखो यार। अभिनव कॉल कर चुका हूं। नहीं मनन इज रॉन्ग। यश, राहुल, कार्तिकेय, रुद्र, एक नाम ऊपर चला गया यार रुद्र के ऊपर, सारंग, पृथ्वी, यश, निशांत। ओके, अब अगर किसी का मिस हो गया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है जतिन एंड मनन। ओके, तो आई थिंक NA1 का आंसर ये लोग बोल रहे हैं कि सर N-1 फैक्टोरियल, ये है NA1। सही है ना? मेरे ख्याल से लोगों को अकल आ गई कि क्यों, कि सर L1 को तो वन वे उसका करस्पॉन्डिंग एनवेलप में रख दो और बाकी N-1 लेटर को आपकी मर्जी जैसे रखना चाहो रखो। ठीक, अब तुम मुझे आंसर करोगे, ये तो A1 का आंसर है। व्हाट इज आंसर ऑफ S1? इंक्लूजन एक्सक्लूजन जानते हो ना? नाउ टेल आंसर टू S1। बताओ भाई भावेश, अब जो सवाल पूछा उसका आंसर अब चाहिए मुझे। नक्षत्र, रुद्र, पार्थ। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी इजी कि सर NC1 इंटू दिस, दैट डायरेक्टली N इंटू। ठीक है ना मनन? लोग समझ गए क्यों कि सर A1, A2, A3 सबका आंसर सेम ही होगा। तो वो मैंने NC1 इसलिए हाईलाइट किया जिससे तुम समझ जाओ कि सर टेकन वन एट ए टाइम के कितने केसेस हैं, दैट इज N केसेस। अब चलो आगे मूव करूं। हाँ, अब टेल आंसर टू S2। S2 का आंसर बताओ, इस बात का आंसर करो भाई। S2 बिल्कुल ठीक प्रखर। S2 पूछा है मैंने। मनन, अप्रतिम, अभिनव, पूर्वी, आयुष। अभिनव कॉल कर दिया ना यार? अरे स्लो भाई। रजत, हर्ष, तनीषा, आई थिंक। हाँ, प्रणय, रुद्र। ठीक है, तो आई गेस रक्षित। तो A1 इंटरसेक्शन A2
A1 इंटरसेक्शन A2 मतलब L1 करेक्टली प्लेस्ड, L2 करेक्टली प्लेस्ड, वन वे। बाकी का लेटर उज्जवल, बाकी का लेटर n-2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। प्रगति, अक्षत, ओके। संजय नहीं, संजय इज रॉन्ग ना। तो ये तो A1 इंटरसेक्शन A2 है, तो S2 इज NC2 इंटू, है ना, क्योंकि सर हर दो इवेंट टुगेदर का आंसर सेम ही है, तो आई थिंक दिस इज S2। बस अब मुझे लगता है कि अब मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन अब मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं कि S3 इज गोइंग टू बी एंड सो ऑन। टिल चले जाना पूरा एंड तक कि सर ऑल आर करेक्ट, है ना, तो दैट इज वन वे। यहां पर प्लस माइनस का कंफ्यूजन छोड़ दो, और क्या। इस आंसर को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो थोड़ा कैलकुलेशन साथ में करो कि सर ये तो n फैक्टोरियल ही बन गया, देखिए, है ना। जरा ब्रैकेट को खोलो ना, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, तो फील कर पा रहे हो कि सर n-2 फैक्टोरियल कैंसल्ड। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, वो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो अभी अभी देखते जाओ कि सर नेक्स्ट टर्म बिकम माइनस अपॉन n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो समझदार लोग समझ पा रहे हैं 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल आखिरी टर्म तो 1 है ना, मतलब अपॉन n फैक्टोरियल। जो लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं कि सर वो एंडिंग टर्म बस प्लस माइनस का कंफ्यूजन, छोड़ दो यार, प्रॉब्लम्स में अपने आप ही पता पड़ जाएगा, है ना। वैसे तुम्हारी अकल है इतनी कि सर वो ऑड वाले टर्म माइनस आ रहे हैं और इवन प्लस, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं वैसे कि टर्मिनेट किस पर करेगा। अगर n ऑड हुआ तो ये -1 आ जाएगा, n इवन हुआ तो ये +1 आ जाएगा। तो नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द आंसर। वैसे तो लोग इसको नोटेशन कैपिटल DN से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, कि सर इसको हम लेट अस कॉल सम टर्म, है ना, कि n लेटर्स n एनवेलप ऑल रॉन्ग, योर आंसर इज गिवन बाय फॉर्मूला। ओके, तो मैंने डिराइव किया हुआ है, तो आगे मैं चाहता हूं कि यू डायरेक्टली अप्लाई, गॉट इट। तो आई एम गोइंग टू यूज इट एज फॉर्मूला। इनफैक्ट अभी और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है, कि सर इतना भारी फॉर्मूला n के लिए कोई पूछेगा तो है नहीं, क्योंकि लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सीरीज फॉर्म में ही आंसर तुमको छोड़ना पड़ेगा, तुम इतनी कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता किसी में पेशेंस होगा कि सर 10 लेटर 10 एनवेलप ऑल रॉन्ग का आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके लाओ, तो यार इतना पेशेंस होना बहुत मुश्किल बात है नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कम तक आता है, मतलब मेरा ऐसा बिलीफ है कि यार 6 के ऊपर नहीं देना चाहिए, कि 6 लेटर 6 एनवेलप ऑल रॉन्ग, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर चला गया तो तुम कर लेना कि सर हम कर लेंगे कैलकुलेशन, है ना, हमें नंबर चाहिए। तो कई स्मार्ट लोग तो पता क्या करते हैं, कई स्मार्ट लोग तो 6 तक के आंसर निकाल करके रख के याद रखते हैं कि सर ये फॉर्मूला से क्यों ना मैं 1 2 3 4 5 6 तक के रिजल्ट ही, है ना, लोगों को याद हो जाते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम करते करते। चिंता मत करो, तुमको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर जरा सा तो है, फॉर्मूले में डाल दो आंसर आ जाएगा, और क्या, ठीक है। 5 seconds क्विकली। ओके,
चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करो सर, एक ही बार में दिमाग खुल जाए, है ना। हैप्पी बर्थडे निशांत। मेहनत करो और, है ना, अच्छी आईआईटी ज्वाइन करो भाई। चलो लेट मी गिव यू ए मैच द कॉलम क्वेश्चन। हियर क्वेश्चंस आंसर, there are 6 questions and here there are 6 answers. My problem is match column 1 to column 2. ठीक, you have to match and you have to match all questions. Okay, सारे क्वेश्चन मैच करने। डोंट से कि सर मैंने पता है 3 क्वेश्चन के तो आंसर मैच कराए, बाकी 3 के कराए नहीं। नॉट अलाउड, यू हैव टू मैच ऑल क्वेश्चंस। ओके, और मैचिंग किस टाइप की है? 1 to 1, 1 to 1 टाइप मैचिंग। 1 to 1 टाइप मैचिंग समझ रहे हो कि सर एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं है, ठीक है, कि यार ये 1 क्वेश्चन जो है ना 3 से भी कनेक्ट होगा और 5 से भी, कि 1 का करेक्ट आंसर इज 3, 1 का करेक्ट आंसर इज 5। नहीं, 1 का सिर्फ एक ही सही आंसर है। गॉट इट? और यही सेम बात आंसर्स के लिए भी है कि ऐसा कोई भी आंसर नहीं है कि दिस आंसर इज मैच्ड टू 5 एज वेल एज सेम आंसर इज मैच्ड टू 2। नहीं, साफ लिखा है मैंने, योर मैचिंग इज 1 to 1 टाइप। ठीक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए तुम लोग। अब आंसर करो। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू आंसर द प्रॉब्लम so that अरे अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। अभी देखो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर गलत करता हूं। करो। जब करेक्ट आंसर आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ऑल रॉन्ग भी पूछ लेते हैं ना, कि सर कि कुछ नहीं तो इस पैराग्राफ का एक सवाल तो सही करके आऊंगा।
यार न्यूमेरिकल फॉर्म में तो वैल्यू, एक सेकंड मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेट खुद कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं है, किसी का सही नहीं है। करेक्ट प्रखर। पार्ट 2 भी करो प्रखर। बस कार्तिक थर्ड पार्टी सही है बस। मनन इज राइट। चलो अब तो यार बहुत तुम लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी। अब मेरे ख्याल से मुझको बता ही देना चाहिए। एग्जैक्टली 5 रॉन्ग, एग्जैक्टली 6 रॉन्ग। तो एग्जैक्टली 5 रॉन्ग, इसका मतलब है 1 करेक्ट। तो 6C1 केसेस, एक क्वेश्चन करेक्ट। अब जो करेक्ट है उसको तो वन वे मैच होगा कि सर वो वन प्रॉब्लम जो करेक्टली मैच है वन वे। नाउ आई एम इंटरेस्टेड एंड 5 रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड ऑल आर रॉन्गली मैच्ड। तो D5 है ना सर, 6C1 D5। अरे वो फॉर्मूला, और ऑल 6 आर रॉन्ग, D6। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। D5 की वैल्यू तुम चाहो तो अलग से निकाल के दिखा दो कि सर D5 का मतलब है 5 लेटर 5 एनवेलप ऑल रॉन्ग। तो आपने फॉर्मूला लिख ही दिया है, उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो लोग करेक्टली कैलकुलेट करेंगे उनका वैल्यू 44 आएगा। तो मैं ये तुमसे कह रहा था कि लोगों को तो रिजल्ट ही याद हो जाते हैं कि सर 5 लेटर 5 एनवेलप ऑल रॉन्ग का आंसर 44 होता है। ठीक इसी तरह से D6, दिमाग ही नहीं लगाना सर, सीधा फॉर्मूला 6 लेटर 6 एनवेलप ऑल रॉन्ग। जो लोग करेक्ट वैल्यू निकालेंगे उनका 265 आता है। ठीक है, जिनको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है दे विल गेट दिस आंसर। तो दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन खुद कर लेना, आ जाएगा आंसर, और क्या। सेकंड पार्ट हो गया। मेरे ख्याल से अब मैं ही डिस्कस कर देता हूं। एटमोस्ट 3 करेक्ट है ना। तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा 3 सही का मतलब है 3 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 करेक्ट, 0 करेक्ट, है ना। चलो इसको ऑल्टरनेट वे में करूं, है ना, कि सर आप रॉन्ग वाले क्वेश्चन तो बहुत करा रहे हो कि 3 करेक्ट का मतलब है 3 रॉन्ग, है ना। वैसे दोनों तरह से कर सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे।
3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, सही बोल रहा हूं ना? 4 रॉन्ग का मतलब है 2 करेक्ट, 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, 5 रॉन्ग, 6 रॉन्ग, ये 4 केस का सम। ठीक, अगर मैं इसके बजाय टोटल माइनस से करूं तो, कि सर इससे करिए ना टोटल माइनस, तो टोटल माइनस पे तुमको लगता नहीं कि आई विल सब्ट्रैक्ट 4 करेक्ट? बुद्धि लगाओ, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, 5 करेक्ट, 6 करेक्ट। ठीक, तो यार 4 करेक्ट और 5 करेक्ट या 6 करेक्ट। मेरे ख्याल से लोग समझ पा रहे हैं ना कि आई कैन आंसर दिस। वो देखो ना, वो डी अरेंजमेंट फॉर्मूला बहुत भारी बनेगा ना, तो मैं टोटल माइनस से चला गया यार। बाकी तुम उस तरीके से चले जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? वो भी अच्छा तरीका है। नाउ 4 करेक्ट, 4 करेक्ट। अब तो तुम में इतनी समझदारी आ चुकी है कि सर विच 4? 64। आई सेलेक्टेड 4 लेटर्स। अब मानते हो ये 4 लेटर वन वे में मैच हो गए। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 लेटर्स। तुमको लगता नहीं सर यहां पर D2 आएगा? 2 लेटर, 2 एनवलप, आई वॉन्ट बोथ टू बी रॉन्ग, क्योंकि वो 4 करेक्ट तो मैंने, समझ पा रहे हो बात को? अब जरा देखें कौन इसका आंसर मुझे बताएगा। इसका आंसर बताओ यार, एग्जैक्टली 5 करेक्ट। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं इसका आंसर जानने में। एग्जैक्टली 5 लेटर्स आर करेक्टली प्लेस्ड। टेल आंसर। हैप्पी बर्थडे आदित्य। 0। ठीक है ना? कि सर ऐसा कैसे हो सकता है 5 लेटर करेक्ट और एक अकेला लेटर रॉन्ग? तो जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो समझ पा रहा है, इट इज इम्पॉसिबल। 1 लेटर, 1 एनवलप एंड इट इज रॉन्गली प्लेस्ड। ठीक है ना? 5 तो सही रख दिए, अब बचा एक लेटर, उसको गलत करना है। तो जब 5 सही होंगे तो 6 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज 0 एंड ऑल करेक्ट। चलो इसका आंसर बताओ, 6 करेक्ट का आंसर बताओ। ऑल 6 करेक्ट। नहीं बताओगे? वन वे कि सर 6 क्वेश्चन, 6 आंसर्स, ऑल आर करेक्ट, तो सिर्फ एक ही तरीका है, इजी। अब D2 की कैलकुलेशन तुम बगैर दिमाग लगाए, कि सर वो फॉर्मूला आपने इतना बढ़िया सिखाया है 2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, ये तो यहीं टर्मिनेट कर गया, आगे जाएगा ही नहीं। इट इज 1। तो एकदम बगैर बुद्धि लगाए फॉर्मूले से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सारी बुद्धि जो है ना वो जनरल फॉर्मूला निकालने में यूज कर ली। ठीक, तो लोग तो पता याद रखते हैं कि सर D2 का आंसर 1 होता है, D3 का आंसर 2 होता है, D4 का आंसर 9 और D5 का आंसर 44 और D6 का आंसर 265। तो कई समझदार लोग इस तरह के भी काम करते हैं कि सर 6 तक का तो मेरे को आंसर रटा हुआ है। ठीक है ना? तो योर फाइनल आंसर इज 6 इंटू 1 प्लस 1। बस ये जो भी आंसर है इज द राइट आंसर। ठीक है ना? और कैलकुलेशन में तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। फाइव सेकेंड्स क्विकली। अरे 6C4 गलत कर दिया, सॉरी, 6C4 की वैल्यू गलत लिख दी। 15 है ना? 15, 6 इंटू 5/2, 15। क्विकली। आखिरी का प्रॉब्लम तो बेकार है, आखिरी का प्रॉब्लम के लिए मत मेहनत करो। दैट इज D6 ओनली विच इज 265। लास्ट पार्ट आंसर।
एक्सट्रीमली इजी है ना। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ डी अरेंजमेंट। हाँ हाँ, वो भी ठीक है कि सर मैंने तो 3 करेक्ट, सॉरी 3 रॉन्ग प्लस 4 रॉन्ग प्लस 5 रॉन्ग प्लस 6 रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, वो 6 रॉन्ग क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया भाई ऋषभ? 6 रॉन्ग तक जा सकते हो ना, तुमने 6 रॉन्ग मिस कर दिया। 6C3D3 प्लस 6C2D4 प्लस 6C1D5 प्लस D6। अभी मेरे ख्याल से तुम अपनी मिस्टेक समझ गए ना। ओके, एक अच्छा प्रॉब्लम और देखते हैं। एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन को मैं वर्टिकल लाइंस इक्विडिस्टेंट, हर एक वर्टिकल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 1 है, 1 यूनिट। ओके, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हमने एक्स वाई प्लेन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड कर लिया। अगेन 2 कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल का जो डिस्टेंस है दैट अगेन इज 1 यूनिट। ओके, सपोज मैं कुछ पोजीशन, अरे एक्स वाई प्लेन यार, मान लो दिस इज ओरिजिन 0,0, ठीक। तो अब तुम कोऑर्डिनेट समझ गए कि सर ये 1,0, ये 2,0, 3,0, ठीक है, समझ गए। माई प्रॉब्लम इज हाउ मैनी वेज I can move from O to P. P is 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। One has to go from point O to point P, moving on grids only। ये जो ग्रिड है ना, ये ग्रिड्स, तुमको सिर्फ ग्रिड्स पर ट्रेवल करना है। ये मत करना सर मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, है ना। डोंट से कि मेरा रास्ता ये है, तुम सिर्फ इन लाइंस पर चलोगे, ओनली ओवर दीज लाइंस यू विल मूव। मूविंग ऑन ग्रिड्स वाया शॉर्टेस्ट पाथ। Find number of ways to go from O to P moving on grids using shortest path। बताओ, निकालो। To move from
एक मोमेंट सोचो, फिर मैं बता दूंगा, है ना, तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन है, फिर भी एक मोमेंट सोचने की कोशिश करो। सही है प्रखर। ठीक है देश। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में मैं इस तरह से कमेंट कर सकता हूं। नंबर ऑफ वेज टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टू 6,6, आइदर मूविंग टुवर्ड्स राइट और अपवर्ड्स ओनली, है ना। या तो तुम सिर्फ, अच्छा, वन स्टेप, यूजिंग वन स्टेप, केवल राइट और नहीं बोल पाऊंगा, नहीं तो लोग कहेंगे सर मैं 3.2 चला, 3.2 और फिर ऊपर चला। ये भी तो नहीं कर सकते कि सर यहां तक जाइए हॉरिजॉन्टल और फिर ऊपर चलिए। मतलब राइट में जो स्टेप्स लोगे दैट हैज टू बी इंटीग्रल, इंटीग्रल नंबर ऑफ स्टेप्स। इसको वन स्टेप कॉल करो कि सर ये वन स्टेप है टुवर्ड्स राइट। समझ पा रहे हो? नहीं, मेरे ख्याल से लैंग्वेज ये ठीक है कि वन कैन टेक अ स्टेप टुवर्ड्स राइट और अपवर्ड, जहां वन स्टेप का मतलब है वन यूनिट, ठीक है ना, एक स्टेप वन यूनिट। तो बात को समझते हैं, ठीक है, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करें। ओरिजिन से 6,6 तक हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स देखो, ये वन स्टेप है, दिस इज वन हॉरिजॉन्टल स्टेप, ओके, दिस इज अनदर 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो मुझको बताओ ओरिजिन से 6,6 तक तुमको क्या लगता है, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आर देयर फॉर फेवरेबल फॉर दिस, कि अगर सर आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो आपको 6 हॉरिजॉन्टल ग्रिड तो चलने ही पड़ेंगे, 6 से कम में नहीं पहुंच सकते आप। 1 2 3 4 5 6, अरे x की वैल्यू 6 यार, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तुमको कम से कम 6 हॉरिजॉन्टल स्टेप तो चलने ही पड़ेंगे। उसी तरीके से वर्टिकल की बात करते हैं, दिस इज 1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 3 4 5 6, तुमको कितने वर्टिकल ग्रिड्स चलने पड़ेंगे? 6 मिनिमम। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ आई रीच फ्रॉम O टू P यूजिंग एग्जैक्टली 6 हॉरिजॉन्टल एंड 6 वर्टिकल, तो मानते हो उससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता। If I can reach P from O using 6 steps horizontal and 6 steps vertical only, then that is going to be shortest path. ठीक है, अब बात को समझते हैं कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट। ठीक, तो जिसको अकल है वो कहेगा कि सर आप ये H आई एम कॉलिंग हॉरिजॉन्टल एंड V आई एम कॉलिंग वर्टिकल।
तो आपको टोटल 12 स्टेप्स लेने हैं, 12, जिसमें 6 हॉरिजॉन्टल होंगे, 6 वर्टिकल होंगे। बट जिसको अकल है वो कहेगा सर हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, है ना। तो अभी बात को समझना, आई सेलेक्ट प्लेसेस, टोटल 12 स्टेप्स लेने हैं ना तुमको, यू हैव टू टेक 12 स्टेप्स। यू ओनली हैव टू टेल कि सर विच स्टेप इज हॉरिजॉन्टल, विच स्टेप इज वर्टिकल। तो यू डिसाइड प्लेसेस फॉर हॉरिजॉन्टल स्टेप 12C6, ठीक। तो आई थिंक once you decide place for horizontal, तो vertical also get automatically selected कि सर horizontal और vertical के आपके steps decide हो गए, ठीक। तो बस यही आंसर है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, है ना, कि यार ये खाली सेलेक्ट कर दिया आपने कि 12 स्टेप्स में कौन सा हॉरिजॉन्टल है, कौन सा वर्टिकल है, इज योर आंसर। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि सर पहला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देन ऑल HH, मान लो ऑल 5H एंड देन ऑल V, ठीक है। तो जरा एक बार ये जो तुमने मुझको एक आंसर दिया है, तुमने एक एग्जाम्पल दिया ना मुझे 12C6 में से 1 वे, तो जरा इस 1 वे से पाथ बना के देखें कि सर पाथ कैसा बना, है ना। तो जरा इसका पाथ ट्रेस करते हैं। यू आर सेइंग योर फर्स्ट स्टेप इज हॉरिजॉन्टल, 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल। नाउ यू से दैट 1 वर्टिकल, 1 वर्टिकल। नाउ यू आर सेइंग 5 horizontal, 1 horizontal, 2 horizontal, 3 horizontal, 4 horizontal, 5 horizontal, समझ गए, 5 horizontal. Now you say that 5 vertical, 1 vertical, 2 vertical, 3 vertical, 4 vertical, 5 vertical. मानते हो आई रीच्ड 6,6। तो समझ पा रहे हो कि सर ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक। तुमको जो मन में आए कि सर कोई दूसरा एग्जांपल, अरे तुम डिस्टेंसेस में बात करो ना कि सर यूनिटी, यूनिट लेंथ। तो देखो हाउ मच डिस्टेंस आई ट्रेवल्ड, 6 + 6, मैं 12 यूनिट्स डिस्टेंस चल गया, है ना। तुम लोग तो फिजिक्स पढ़ते हो, तो अगर मैं इससे 1 यूनिट डिस्टेंस बोल रहा हूं तो यू अंडरस्टैंड कि सर आई ट्रेवल्ड 12 यूनिट डिस्टेंस, ठीक। इससे छोटा डिस्टेंस मैं आपको नहीं ला पाऊंगा। कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो कि सर मैं पहले पूरे के पूरे 6 वर्टिकल चला गया, ऑल 6 वर्टिकल, देन आई मूव्ड ऑल हॉरिजॉन्टल। मानते हो यहां भी जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 12 यूनिट ही हुआ है। सोचो 6 यूनिट + 6 यूनिट, सही है। अगर कोई कहता है कि यार मैंने पता है 8 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल चला, तो उसका पाथ शॉर्टेस्ट नहीं है, वो कुछ ऐसे गया होगा कि देखो 6 वर्टिकल जाओ, ठीक, फिर 1 हॉरिजॉन्टल राइट जाओ, फिर 1 हॉरिजॉन्टल वापस लेफ्ट आओ, देखो 2 हो गए ना, 1 1, और अब यहां से 6 हॉरिजॉन्टल चले जाओ, तो देखो मैंने 8 स्टेप्स ले लिए। तो मानते हो कि सर ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, राइट। तो अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ चाहते हो तो आपके पास एक ही चॉइस है, मूव राइटवर्ड्स ओनली, ओनली राइट, ओनली अप, है ना। डोंट गो डाउन, डोंट गो लेफ्ट। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को। तो अगर मैं O से P लाइक दिस पहुंच जाता हूं कि मैं सिर्फ राइटवर्ड या अपवर्ड, इसके अलावा मैंने पाथ लिया ही नहीं, तो देखना दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट पाथ। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ठीक। कि हाँ यू जस्ट टेल मी कि आप तो बस मुझको बता दो कि कौन सा हॉरिजॉन्टल स्टेप है, कौन सा वर्टिकल।
ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि सर ये आपस में अरेंज, अरे कैसे हो सकते हैं यार, ये देखो ना पाथ बन गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना। You just tell me out of 12 steps, which step is your horizontal and which step is your vertical. तुम्हारा path get obtained. सही है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं ना। प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है। यू हैव टू गो फ्रॉम O to P using shortest path only, moving on grids। ठीक, तुमको ग्रिड्स पर मूव करते हुए O से P तक जाना है। ठीक, बट ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहां पर ब्रिज टूटा हुआ है, काम चल रहा है। ठीक है, एट 2,2 some construction work is going on, at 2,4 also some construction work is going on। ओके, अब इस कंस्ट्रक्शन का मैं मीनिंग समझा देता हूं। कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है यू कैन नॉट क्रॉस, तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम एनी हाउ ए पर आ गए कि सर मैं ए पर आ गया, नाउ यू कैन नॉट गो बियॉन्ड ए, है ना, यू कैन नॉट क्रॉस ए। तुम यहां से राइट नहीं मूव कर सकते, लेफ्ट नहीं मूव कर सकते, अप नहीं मूव कर सकते, तुमको लौटना ही पड़ेगा। यहां पर पाथ क्लोज्ड है एंड सेम इज एट बी। प्रॉब्लम समझ गए कि सर यहां पर आपका पाथ क्लोज्ड का बोर्ड लगा हुआ है। ओके, नाउ डू द सेम प्रॉब्लम अगेन, फाइंड नंबर ऑफ ways to move from O to P moving on grids via shortest path। करो करो, दिमाग लगाओ। जब सही आंसर दिखेगा तब बताऊंगा, ठीक है आर्यन। अभी तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है, जब करेक्ट आंसर आएगा तब बताऊंगा। हाँ तो नक्षत्र आंसर निकालो, है ना, एक्सप्रेशन लिखो। अरे देशिया, मैंने बहुत सिंपल बताया था। पॉइंट ए यू कैन नॉट क्रॉस, यू कैन रीच ए बट यू कैन नॉट क्रॉस ए। भाई इतना अच्छे से समझाया तो कि सर मैं इस तरह से ए तक पहुंच गया, ये अलाउड है। लेकिन अब तुम यहां से अगर आगे मूव करना चाहते हो कि सर इस पॉइंट को क्रॉस करना है मुझे, नॉट अलाउड। You neither can go up, you neither can go towards right nor down। तुमको इधर से लौटना ही पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा सोचो यार, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, टेक टाइम। इतनी जल्दी रॉन्ग आंसर ही आते हैं एक्चुअली। बिल्कुल होंगे यार आर्यन। तो कृष्णा इसका एक्सप्रेशन लिखो ना, आई एम श्योर कि तुम सही लिख सकते हो।
नहीं, मुझे कंसेप्ट नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है ना दीर्षा, करेक्ट लिखो एक्सप्रेशन। एक सेकंड ठहरो, एक एक रुको रुको प्रखर, एक मिनट, तुम्हारा एक्सप्रेशन चेक करने दो मुझे। आई थिंक यू आर राइट। हम्म, सही, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रखर। नाउ दीर्षा ऑल्सो राइट, गुड। मनन, मनन कुछ मिस्टेक है यार। एक सेकंड, नक्षत्र का आंसर देखने दो मुझे। नक्षत्र इज राइट। अलशत नहीं। हैप्पी बर्थडे क्रिश, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा लोगों के बर्थडे नहीं हो रहे हैं। हाँ चलो, आज बर्थडे के दिन ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो। बस अब मुझे लगता नहीं कि अब कोई और आंसर तक पहुंच भी पा रहा है। चलो अब मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, अब बाकी लोग सॉल्यूशन देख लें मेरे ओपिनियन में। तो आई गेस O2P आई ऑब्टेन शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो O2P, रुको कुछ नया कलर यूज करते हैं, 12C6। ठीक, नाउ व्हाट इज रॉन्ग इन दिस आंसर? इन दिस आंसर आई हैव काउंटेड दोज पाथ्स ऑल्सो, है ना। नहीं, किसी का भी सही नहीं है, जितने लोग के सही थे मैंने उनके नेम कॉल कर दिए। I think I need to subtract those cases where you crossed point A or you crossed point B. You are not allowed to cross A to cross B, है ना। तो तुम तो जानते हो कि सर हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन में एक्सेप्शनल है। तो O से A to P, I am moving from O to A देन A to P, है ना। अरे शॉर्टेस्ट पाथ में वो केसेस, तो लेट मी कॉल इट इवन इवेंट, है ना। देन आई कॉल्ड O to B, B to P। कुछ लोग समझ पा रहे हो? अरे यार मैं पाथ लिख रहा हूं, O to A, A to P, O to B, B to P। आई एम कॉलिंग E to इवन। तो मेरे ख्याल से समझदार लोग समझ गए कि सर आप इवन यूनियन E2 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है ना। मिस्टेक है भाई मनन, इससे घटाने वाला हूं। अब तुम तो जानते हो कि सर कैसे फॉर्मूला यूज करना है। इवन, इवन का मतलब है O से A देन A से P। तो O से A, हाउ मेनी होरिजोंटल, हाउ मेनी वर्टिकल? 2 + 2, 4C2। मानते हो सर अभी तो मैं O से A पहुंचा हूं, लेकिन A से P आगे भी तो जाना है। तो A से P एंड आई मूव्ड O to A एंड आई मूव्ड A to P। तो दैट इज
4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल 8C4 प्लस E2। E2 का मतलब है O से B जाओ, B से P जाओ, तो O से B 2 प्लस 4, either you write 6E2 6E4 doesn't matter। मानते हो अभी तो मैं O से B पहुंचा हूं। नाउ B to P 4 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल 6E2। मानते हो सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, माइनस A इंटरसेक्शन B E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब है O to A, अकल लगाओ यार, व्हाट इज इंटरसेक्शन O to A, देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू B, A to B, देन B to P। यही हुआ ना इंटरसेक्शन। दिमाग लगाओ कि सर शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें O से A भी गया हूं B भी गया हूं, O से P के रास्तों में आई क्रॉस्ड A एज वेल एज B, वो यही पाथ तो होगा। नाउ O to A इज 4C2। A to B, यार A to B तो वन वे, शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है ना। B to P 4 + 2 6C2। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखा था ओनली दे आर करेक्ट। ठीक है ना मनन, तुमने इसको अब सही किया है ना, पहले तुम रॉन्ग लिख रहे थे। ठीक, अब जाकर के तुमने आंसर सही लिखा है। ठीक, पहले तुम 1 लिख रहे थे, है ना। तो सभी लोग देखें भाई कि सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो अपनी स्ट्रेंथ बनाना है हमको, ठीक है ना, इजी। कल का होमवर्क है ना, डीपीपी हमने कहां तक डिस्कस कर दिया है? आई थिंक डीपीपी 7 आई हैव डन, राइट। तो कल का होमवर्क इज डीपीपी नंबर 8। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि तुम इसके आगे कर पाओगे। हिम्मत है थोड़ा सा करने की कोशिश करोगे? नहीं पूरा नहीं दूंगा, डोंट वरी, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। 7 क्वेश्चंस करके आओगे सर, 7 प्रॉब्लम्स। हैप्पी? ठीक है ना। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।